वक्फ बोर्ड के लिए लाए गए बिल के पास होने के बाद वक्फ में होंगे बड़े बदलाव। क्या सरकार बिल की आड़ में वक्फ की ताकत को खत्म कर रही है? वक्फ के नाम को उम्मीद में बदलकर क्यों लोगों की उम्मीद पर पानी फेर रही सरकार? वक्फ का सरकारी जमीन पर कब्जा है या फिर वक्फ की जमीन है सरकारों के पास? वक्फ होता क्या है? वक्फ तरमीमी बिल को लेकर इतना हंगामा क्यों है? चलिए जरा तफसील से समझते हैं। लोकसभा में पेश किए जाने के बाद वक्फ बिल पर कंट्रोवर्सी उठ गई। वक्फ तरमीमी बिल जिसे मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू ने पेश किया, ये बिल वक्फ एक्ट 1995 में कई सारी तब्दीलियों का मशवरा देता है। यहाँ बताते चलूं, वक्फ एक्ट 1995 हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करने वाला कानून है। किरण रिजिजू के इस बिल को पेश करने के बाद इस पर अपोजिशन जमातों ने एतराज जताया और ये हंगामा इतना भड़का कि इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC को भेज दिया गया। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये तब्दीलियां बिल में हैं क्या, क्यों इसे इतना बढ़ाया जा रहा है। पर इससे पहले ये जरूर जान ले कि हम ये खबर आप तक ना तो इस बिल के हक में होकर और ना ही इस बिल की मुखालफत में होकर पहुंचा रहे हैं। हमने भी इस खबर की जानकारी मशहूर अखबारों से, कमीशन की रिपोर्ट से और माजी के कुछ मामलों से हासिल की है। आप दोनों पहलुओं को देखें और खुद ये फैसला करें कि सही क्या है। अब आते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 में तब्दीलियां हैं क्या। मशहूर अखबारों के मुताबिक बिल में वक्फ एक्ट 1995 में 44 तब्दीलियां करने का मशवरा दिया गया है। वक्फ एक्ट 1995 औकाफ को रेगुलेट करने के लिए मुतारिफ कराया गया था। इनमें वो जायदादें या जमीन या एसेट्स आते हैं जिन्हें वाकिफ के जरिए वक्फ को दिया जाता है। वाकिफ वो शख्स होता है जो अपनी मर्जी से अपनी जायदाद या जमीन को वक्फ को दे देता है या किसी जायदाद को किसी ऐसे मकसद के लिए वक्फ करता है जिसे मुस्लिम कानून मजहबी या खैराती के तौर पर तस्लीम करता है। वक्फ एक्ट में 2013 में तब्दीलियां की गई थी, वहीं अब एक बार फिर इस बिल में मुतअद्दद तब्दीलियां तजवीज़ की गई हैं। इनमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड जैसी वक्फ इदारों में मुस्लिम खवातीन और गैर मुस्लिमों की नुमाइंदगी करना, बोहराओं और आगा खानों के लिए अलग बोर्ड कायम करना, मुस्लिम कम्युनिटीज़ में शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानों और दीगर पसमानदा तबकात की नुमाइंदगी की इजाज़त देना, कोई भी शख्स जो कम अज़ कम 5 साल तक इस्लाम पर अमल करता है और उसकी मलकियत रखता है उसे वक्फ डिफाइन करना, सेंट्रल बोर्ड और डेटाबेस के जरिए वक्फ के रजिस्ट्रेशन का तरीके को हमवार करना, रेवेन्यू कवानीन के मुताबिक किसी भी जायदाद को वक्फ जायदाद के तौर पर रिकॉर्ड करने से पहले सभी मुतल्लिक अफराद को नोटिस के साथ म्यूटेशन के लिए एक तफसीली तरीकाकार कायम करना, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में 2 खवातीनों को शामिल करने की तजवीज़ करना, वक्फ बोर्ड को मिलने वाली रकम को बेवाओं, तलाकशुदा और यतीमों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत के तजवीज़ करदा तरीके से इस्तेमाल करना, औरतों की वजारत की हिफाजत करना, वक्फ एक्ट 1995 का नाम बदलकर यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 यानी कि उम्मीद एक्ट 1995 रखना शामिल है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा तवज्जो डालने वाली तजवीज़ और जिसने सबसे ज़्यादा हंगामा बढ़ाया है वो है वक्फ एक्ट की दफ़ा 40 का खात्मा। बता दें तो इससे वक्फ बोर्ड को ये इख्तियार मिलता है कि वो किसी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के तौर पर नामजद कर सकता है। इसके साथ ही वक्फ तरमीमी बिल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ बोर्ड और मरकज़ के बीच इख्तलाफी को दूर करने का इख्तियार दिया गया है। तनाज़े की सूरत में एक कलेक्टर केस की जांच करेगा और उसकी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजेगा। एक और मशहूर अखबार की खबर के मुताबिक बिल में कहा गया है कि अगर कलेक्टर किसी जायदाद को सरकारी मलकियत करार देता है तो वह रेवेन्यू रिकॉर्ड में ज़रूरी चेंजेस करेगा और उस सिलसिले में स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट पेश करेगा। इसके साथ ही कलेक्टर वक्फ अमलाक का मुआयना करने के लिए सर्वे कमिश्नर या डिप्टी कलेक्टर के दर्जे से नीचे ना होने वाले किसी दूसरे अफसर का नाम भी दे सकता है। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि इस एक्ट के शुरू होने से पहले या बाद में किसी भी सरकारी जायदाद की शनाख्त को अगर वक्फ की जायदाद के तौर पर किया गया है तो उसे वक्फ जायदाद नहीं समझा जाएगा। फिलहाल ये फैसला वक्फ एक्ट 1995 की दफ़ा 6 के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल के हाथ में होता है। वक्फ एक्ट 1995 में ये कहा गया है कि इस तरह के मामले के सिलसिले में ट्रिब्यूनल का फैसला हतमी होगा और नए बिल में इन अल्फाजों को एक्ट से हज़फ करने की कोशिश की गई है। कुछ अखबारों के मुताबिक बिल में सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेकअप को भी तब्दील करने का इख्तियार मरकज़ को देने की कोशिश की गई है। अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल 1964 में कायम हुई थी और ये काउंसिल सेंटर और स्टेट हुकूमतों और वक्फ को मशवरात देती है। नए बिल में तजवीज़ की गई कि 3 मेंबर पार्लियामेंट जिनमें से 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से
हों उन्हें काउंसिल में शामिल किया जाए, पर इसमें ये कहीं भी लाजमी नहीं किया गया कि मेंबर पार्लियामेंट मुसलमान हो, जबकि वक्फ एक्ट 1995 में कहा गया है कि काउंसिल के तीनों मेंबरान पार्लियामेंट का मुसलमान होना जरूरी है। अब बढ़ते हैं आगे कि आखिर इस बिल को लेकर गुस्सा क्यों है। इस हवाले से अपोजिशन मेंबरान का ये कहना है कि इस बिल का मकसद वक्फ ट्रिब्यूनल के हाथ से इख्तियार छीनकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हवाले कर देना है। उनका कहना है कि इस अमेंडमेंट का मकसद इस्तेमाल के जरिए वक्फ को खत्म कर देना है। ये तब होता है जब वक्फ प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने पर उसे वक्फ जायदाद के तौर पर नामजद किया जाता है। हालांकि असल ऐलान मशकूक हो सकता है। इस्लामी कानून के मुताबिक दस्तावेजात के असूल बनने से पहले किसी जायदाद को ज़बानी तौर पर वक्फ के तौर पर नामजद किया जाता था, यहाँ तक कि जब वक्फ नामा की कमी हो, मस्जिद जैसी जायदाद को वक्फ समझा जा सकता है अगर उसे मुसलसल इस्तेमाल किया जाए। इस बारे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि सरकार सभी इख्तियारात कलेक्टर को मुंतकिल कर रही है और इससे वक्फ बेइख्तियार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट में कोई भी तब्दीली जो वक्फ अमलाक की नोयत को तब्दील करती है या हुकूमत या किसी शख्स के लिए उन पर फैसला करना आसान बनाती है तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बिल ने वक्फ के अहदेदारों की तरफ से भी गुस्से को पैदा किया है और उन्होंने ये शिकायत की है कि उनसे मशवरा ही नहीं किया गया। हरियाणा वक्फ बोर्ड के सीनियर अहदेदार ने कहा है कि हमें ये सब मालूमात भी सोशल मीडिया से मिली है। हुकूमत ने तो रियासती वक्फ बोर्ड या काउंसिल से राब्ता भी नहीं किया, कम अज कम उन्हें हमसे बात करनी चाहिए थी। बोर्ड के अरकान और अहदेदार बहुत परेशान और नाराज हैं। जहां कुछ लोगों ने इस बिल को हुकूमत की बदनीयती पर मुबनी अमल करार दिया है, वहीं खबरों के मुताबिक कई वक्फ के अहदेदारों ने इस तजवीज़ का खैर मकदम भी किया है। यूपीए हुकूमत के वक्त में मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के रहमान खान ने कहा है कि अचानक हुकूमत ने इस बिल को स्टेक होल्डर्स बशमूल मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मशावरात के बगैर ही पेश किया। इस बिल ने 2013 में वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट के जरिए हुकूमत की तरफ से जो कुछ असलाहियत की गई थी उसे खत्म कर दिया है। वो ट्रिब्यूनल को खत्म कर रहे हैं और वक्फ अमलाक का सर्वे कर रहे हैं। बगैर किसी वक्फ के कोई वक्फ रजिस्टर नहीं होता। उन्होंने कलेक्टर को वक्फ अमलाक से मुतल्लिक मालूमात पर अथॉरिटी बना दिया है, जो कि एक सरकारी मुलाजिम है, ना कि इनफरादी अथॉरिटी। ये कहना है कि रहमान खान का। हालांकि इस एक्ट को लेकर हुकूमत लगातार से सफाई दे रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने इस एक्ट के हवाले से अपोजिशन पर मुसलमानों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि तरमीमी लानी पड़ी क्योंकि मौजूदा एक्ट में बहुत सी गलतियां थी और वक्फ का असली मकसद पूरा नहीं हो रहा था। सरकार ने यह भी कहा है कि वक्फ का फायदा कई सारे माफियाज उठा रहे हैं, जिन पर नकेल कसना बेहद ज्यादा जरूरी है। बता दें तो इस बिल को पेश करते हुए किरण रिजिजू ने कई सारी बातें वक्फ के हवाले से कही हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ के पास पूरे मुल्क में लाखों एकड़ की जमीनें हैं, पर फिर भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास उतना पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा जितना की बनता है। उन्होंने बताया कि वक्फ पर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं। वक्फ ने कई सारी सरकारी जमीनों को वक्फ की जमीन करार दे दिया है, पर अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को पूरा पढ़ा जाए तो उसमें साफ तौर पर यह बात कही गई है कि वक्फ बोर्ड की जितनी जमीनें हैं उस पर कई सरकारों ने कब्जा किया हुआ है। कई जगहों पर वक्फ की जमीन पर सरकारी दफ्तर बनाए गए हैं और कई जमीनों को अगर लिया भी गया तो उसका किराया बाजार के किराए के जितना नहीं दिया गया, यानी कि उससे कम ही दिया गया। तो ऐसे में वक्फ से इकट्ठा होने वाला पैसा पूरा कैसे होगा जब उनकी सभी जमीनें उनके पास हैं ही नहीं, या फिर उन्हें किराया ही उतना नहीं मिलता। हालांकि ये सभी बातें इन चीजों को वाजे नहीं करती कि वक्फ के अंदर घोटाले, घपले और करप्शन नहीं है। वो भी एक इदारा है, वहां भी ये सभी चीजें भरपूर हैं। इसके अलावा वक्फ के साथ चल रहे कानूनी मामलों पर भी एक रिपोर्ट में बताया गया कि वक्फ बोर्ड खुद की जमीन पर किसी दूसरे के दावे करने को लेकर और कम किराया मिलने को लेकर कई बार अदालतों में गया हुआ है। वहीं किरण रिजिजू के किए गए दावों के बाद कई तज्जियाकारों का ये कहना है कि सरकार उन चीजों को भी वाजे करे जो वक्फ की जमीनें उन्होंने ली हुई हैं या फिर जिन जमीनों का किराया उन्हें कम मिलता है। बहरहाल इस हवाले से अपोजिशन के मेंबरान पार्लियामेंट ने ये इल्जाम लगाया है कि मजवज़ा कानून साजी, आइन और वफाकियत पर हमला है। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को लेकर कहा कि ये बिल आइन की आर्टिकल 14, 15 और 25 के असूलों की खिलाफ वर्जी करता है। ये बिल इम्तियाजी भी है और मनमानी भी। इस बिल को लाकर अब मरकजी हुकूमत कौम को मुत्तहद करने का काम नहीं बल्कि तकसीम करने का काम कर रही है। ये बिल इस बात का सबूत है कि हुकूमत मुसलमानों की दुश्मन है। ओवैसी के साथ साथ कांग्रेस के MP KC वेणुगोपाल ने इसे वफाकी निज़ाम पर हमला करार दिया है।
انہوں نے کہا کہ ہم ہندو ہیں لیکن ساتھ ہی ہم ہر مذہب کے عقیدے کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ بل مہاراشٹر ہریانہ کے انتخابات کے لیے مخصوص ہے۔ انہوں نے حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ پچھلی بار ہندوستان کے لوگوں نے آپ کو واضح طور پر سبق سکھایا تھا۔ دوسری طرف کانگریس کے MP منیش تیواری نے کہا کہ یہ بل حکومت کی قانون سازی کی اہلیت کی بھی خلاف ورزی ہے۔ بل کو پارلیمنٹ میں بھی لایا جائے کیونکہ یونین کی فہرست میں مذہبی اوقاف سے متعلق کوئی اندراج نہیں ہے، لہٰذا ان حالات میں بل اختیارات کی ضرورت سے زیادہ تفویض کی بیماری کا شکار ہے جو کہ وفاقیت ڈھانچے پر حملہ ہے۔ بل کو واپس لینے کی ضرورت ہے۔ سماجوادی پارٹی بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہی ہے۔ پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا کہ یہ بل سوچی سمجھی سیاست کے حصے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جب الیکشن کے لیے جمہوری عمل ہے تو لوگوں کو کیوں نامزد کیا جائے؟ انہوں نے کہا باقی کمیونٹی سے باہر کا کوئی فرد دوسرے مذہبی اداروں کا حصہ نہیں ہے تو غیر مسلمانوں کو وقف میں شامل کرنے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے پوچھا کہ اگر ایسا ہے تو کیا آپ رام مندر کی کمیٹی میں بھی مسلمانوں کو شامل کریں گے؟ سماجوادی پارٹی کے دوسرے MPs نے بھی اسی طرح سے بل کی مخالفت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی NCP کی ممبر پارلیمنٹ سپریا سولے نے بھی اس بل کی کڑی مخالفت کی۔ اپوزیشن کے خدشات کا جواب دیتے ہوئے کرن رجیجو نے کہا ہے کہ وقف بل میں کسی بھی مذہبی ادارے کی آزادی میں کوئی مداخلت نہیں ہے۔ کسی کے حق چھیننا تو بھول جائیے۔ یہ بل ان لوگوں کو انصاف دلانے کی کوشش کر رہا ہے جنہیں کبھی انصاف ہی نہیں ملا، اور ہم ان کے انصاف کے لیے لڑائی لڑیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو لوک سبھا میں بل پیش ہونے کے بعد جم کر ہنگامہ ہوا اور اس بل کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی یعنی JPC کے پاس پھر سے نظر ثانی کے لیے بھیج دیا گیا۔ اسے لے کر سپریا سولے نے کہا ہے کہ خود BJP کے الائنس پارٹنرز وقف ترمیمی بل پر ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ کئی ساری جماعتوں نے اس بل پر BJP کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو اور نتیش کمار کی پارٹیوں نے مرکز کو اس بل کو پھر سے دیکھنے کی صلاح دی، جس کے لیے میں ان کا کھلے عام شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یہ پوری خبر تھی کہ آخر میں وقف ہوتا کیا ہے، اس کے اندر کیا اختیارات ہوتے ہیں، مرکز اس بل میں کون سی تبدیلیوں کی تجویز کر رہا ہے، اور ساتھ ہی اگر یہ بل پاس ہوا تو کیا سچ میں جیسے خدشات ہیں کہ وقف بے اختیار ہو جائے گا ایسا ہوگا، یا کیا جو سرکاروں کے پاس وقف کی زمین ہے اسے واپس دیا جائے گا؟ تجزیہ کاروں کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ بل صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ وقف میں بھی کئی سارے گھوٹالے، گھپلے اور کرپشن موجود ہیں، انہیں صحیح کرنے کے لیے اقدام اٹھائے جانے چاہیے، پر اس بل کو لانا کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ آپ نے پوری خبر جانی ہے، اب آپ بھی ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آخر کار سرکار جو کر رہی ہے یا کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے، یا جو اپوزیشن جماعتوں کا اور وقف کے عہدیداروں کا کہنا ہے وہ صحیح ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز انسائیڈر۔